नमस्कार, मैं गौतम दुबे CTN न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे साथ सीतामढ़ी के नगर विधायक सुनील कुशवाहा जी हैं। विधायक जी, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम करते हैं। बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले सुनील कुमार कुशवाहा जी आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, चूंकि विधानसभा चुनाव भी होने को है और 5 साल सीतामढ़ी में नगर विधायक के रूप में भी थे, जो कि क्या कुछ विकास हुआ है सीतामढ़ी नगर में। आज हम विधायक जी से जानेंगे, विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ विकास सीतामढ़ी में देखने को मिला है 5 साल में। विधायक जी, आगामी विधानसभा चुनाव में जो है वो पिछली बार जदयू के साथ आप चुनाव लड़े थे। इस बार आपकी पार्टी अलग हो गई, चूंकि पिछले साल देखा गया था कि कुछ महीनों बाद, चुनाव के कुछ महीनों बाद जदयू ने अपने पासा पलट लिया था। इस बार आपकी पार्टी जदयू से अलग है, तो किस प्रकार इस बार विधानसभा चुनाव में नैया पार लगेगी? हमारी पार्टी जदयू से अलग नहीं हुई, जबकि नीतीश कुमार जी ने, बिहार की जनता ने जो महागठबंधन के पक्ष में अपना मैंडेट दिया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस जन भावना का कदर न करते हुए पीठ में छुरा भोग कर बिहार के लोगों और अपना पाला बदलने का काम किया। दूसरी बात, पिछली बार हम लोग महागठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, ठीक बात है। आज नीतीश कुमार जी नहीं है, दूसरी जगह है, लेकिन वोट तो जनता देती है इस लोकतंत्र में, और इस बार की जनता तैयार है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाना है, गद्दी से हटाना है। जनता नीतीश कुमार जी के राज से हो गई है। नीतीश कुमार जी के राज में महंगाई का आलम, बेरोजगारी का आलम, भ्रष्टाचार का आलम, चारों तरफ अराजकता, कानून व्यवस्था की स्थिति, इन सभी मुद्दों को जनता देख रही है। और जनता निश्चित रूप से, इस राज्य की जनता तेजस्वी यादव में इस बिहार का भविष्य देखती है और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने का विचार कर चुकी है। इसलिए उसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। विधायक जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है। आप 5 साल विधायक रहे हैं और सीतामढ़ी शहर का सड़क का कोई भी कोना हो एरिया, उसमें सड़क आपका बहुत ही जर्जर और बुरा है। और मैं आपको ये बता दूं कि सीतामढ़ी मुख्य सड़क जो है ललित आश्रम के पास, वहाँ पे आए दिन घटना होती है। कभी टेम्पू पलट जाता है, कभी रिक्शा पलट जाता है और लोग घायल हो जाते हैं। कितने लोगों का हाथ पांव टूटा है, हम लोग भी देखते हैं शहर में, आपको भी पता है। लेकिन विधायक जी, इस सवाल का जवाब मैं ही आपको दूंगा और आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम आपसे पूछेंगे या कहेंगे तो आप मुझे ये कहिएगा कि ये सांसद क्षेत्र में आता है और अपना पल्ला झाड़ के निकल लीजिएगा। तो आप स्थानीय विधायक है, तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं शहर वासियों के लिए? आपने क्या किया है? क्या कहते कि धरना किया है, या आपने क्या कहते डीएम साहब को बोला है, या वहां जाके 30-35 फीट का रोड है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गड्ढा, तो आपने उसके लिए क्या किया है और आगे 1-2 दिन में कर पाएंगे या नहीं? जी और भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जो सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको ये जवाब दूंगा, ये आपको कैसे लगा? नहीं, आप इससे पहले भी आपने पल्ला झाड़ा था इस बात को। मैं कभी पल्ला झाड़ने का काम नहीं करता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही लेता हूँ। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ सीतामढ़ी से, तो मैं इसकी जवाबदेही लेता हूँ। आपको गलत आइडिया हुआ है। मैं कहीं पल्ला झाड़ने का काम या दूसरे पे आरोप लगाने का काम नहीं करता हूँ। और मैंने आपको स्पष्ट बताया था और बस आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो सीतामढ़ी की जो सड़क है, मुख्य जो सड़क है, NH 104 का पार्ट है। NH 104 अपना बाईपास बना रही है पमड़ा से लेके और बाजितपुर तक, और पमड़ा से लेके और मोहनपुर बरियारपुर जो 4 लेन चौक है, NH 177 का जो चौक है 4 लेन NH 77 का, वहां तक NH 104 का पार्ट है। और हमने 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार, आप हमारा वीडियो देखेंगे, 2018 के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में मौजूद हैं, माननीय पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव मौजूद हैं,
मैंने कहा था जो आप धान रोपवा दीजिए, सड़क की हालत इतनी जर्जर है, इतनी खराब है, चलने लायक स्थिति नहीं है। और मैंने बहुत बार प्रयास करके एनएच के पदाधिकारियों को बुलाकर, अब बाकी तो जिला के पदाधिकारियों को या कलेक्टर साहब को तो दर्जनों बार मैं लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ, और बहुत जगहों पर टुकड़ा टुकड़ी गिरवा के बरियारपुर से आप चलिएगा, आपने तो सिर्फ शहर की बात कही है, मैं आपको बताता हूँ बरियारपुर आप एनएच 77 चौक से शुरू करिए और वहाँ किसान कॉलेज तक आइए, वहाँ की क्या दुर्दशा है। उसके बाद फिर आइए बीच में मतलब मोहनपुर चौक से और मेहसौल चौक तक NH 77 का ओल्ड अलाइनमेंट है, जिसको पिछली बार हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग से बनवाने का काम किया। आप धैर्य रखिए, हमारी बात सुन लीजिए और लोगों को भी सुनने दीजिए। और मेहसौल चौक से गौशाला चौक होते हुए पुनौरा तक के जो सड़कों की हालत है, हमने बार बार सदन में इस बात को उठाने का काम किया है, स्थानीय पदाधिकारियों को कहने का काम किया है, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव से दर्जनों बार मिलने का काम किया है, लेकिन उसमें कितनी बार हमने टुकड़ा टुकड़ी भी गिरवाने का काम किया है। लेकिन अब सरकार को जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, ध्यान नहीं दे पा रही है। विधायक जी, हमने पहले भी आपको ये कह दिया था कि आप सिर्फ पल्ला झाड़ने वाला बात करते हैं। अभी 30 से 40 फीट वो रोड का टूटा हुआ, आपके पास भी इतना फंड होता है कि आप उसका मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा दुहाई देते हैं सरकार का और क्या कहते हैं कि सीतामढ़ी प्रशासन का। लेकिन उसमें 20 फीट या 30 फीट आप अपने फंड से भी करवा सकते थे, इसलिए कि वो आपके कार्य क्षेत्र का क्या कहते कि आपके इसका एरिया का है। नहीं, तो आपको यही तो आपको समझने की जरूरत है, यही मैं बता रहा हूँ। NH 104 का पार्ट है और मैं अपने फंड से, हमको जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का पैसा मिलता है, उस पैसे से मैं उस पर कोई काम नहीं करा सकता हूँ, चाहे उसमें जितने भी घटना हो। उस काम को कराने की जवाबदेही उसी की है और उस विभाग को ही कराना है। भारत सरकार का जो विभाग है NHI, उसके अधीन वो सड़क है और उसी को कराना है, या राज्य सरकार का जो पथ निर्माण विभाग है उसी को उस काम को कराना है। हमको NOC देगा। मैं तो आपको बता दूं, एक जगह विश्वनाथपुर चौक के लोग कह रहे थे, हमने लिखा भी LEO सीतामढ़ी को वहाँ अथी बनाने के लिए, हमने अपने पैड पे हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कर दिया जाए, NOC नहीं दिया, तो उसमें NOC देता ही नहीं है। मेहसौल में आपको जानकारी होगी, मेहसौल पूर्वी के मुखिया जी ने हमसे आग्रह किया था कि आप नाला बनवा दीजिए, इसमें नाला की बहुत जरूरत है, या हमको NOC दिला दीजिए। मैंने पथ निर्माण विभाग को दर्जनों बार कहा कि भाई आप तो नाला बना दीजिए, या नहीं नाला बनाइएगा तो वहाँ मुखिया जी को NOC दे दीजिए, बना लेंगे, लेकिन NOC नहीं मिला है, नाला नहीं बन पाया है। तो कुछ बातों को इस तरह से प्रक्रिया में उलझा दिया गया है कि नहीं हो सकता है, और इसी के चलते नहीं हो रहा है और सरकार का उस पर ध्यान नहीं। हाँ, तो शहर के लोगों का तो क्या कहते हैं नजर आपके ऊपर है कि हमारे विधायक जी कुछ करेंगे। और मैं आपको बता दूं, शहर का जो रिंग बांध है, हमने जब हमारी सरकार थी बिहार में, महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, हमने शहर की जो रिंग बांध है, यहाँ से शुरू होता है, किरण सिनेमा से शुरू होता है और पासवान चौक होते हुए, अम्बेडकर चौक होते हुए, रीगा रोड होते हुए, रीगा चौक होते हुए और वहाँ तक जाता है, भव्यपुर तक जाता है। इधर से जो रिंग बांध है, हमने सभी सड़कों का PWD में अधिग्रहण करा कर, तत्काल में वो बागमती की सड़क है, हमने उसका PWD में अधिग्रहण कराने का सब कुछ खाका तैयार कर लिया था, लेकिन हम लोगों की सरकार, संयोग से सरकार बदल गई और उस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, नहीं किया गया। सर बस एक क्या छोटा सा बात आपसे और कहना चाह रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, धरना करेंगे या आपने फंड से कुछ गिरवा के उसको सही करवा देंगे? आए दिन हाथ पांव टूट रहा है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। बार बार मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि उसका मरम्मत हो जाना चाहिए, इसलिए कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ इस बात को और कह रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, जब मैं दर्जनों बार यहाँ भी जिला पदाधिकारी से और NHI के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको बुला कर ले जाके दिखा दिया हूँ, लेकिन वो लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। तब हमको लगता है कि हम ही लोगों को नहीं होगा तो जन सहयोग से या किसी तरह से उस काम को करना होगा, कराना होगा। सरकार फेल हो गई है, सरकार करने वाली नहीं। गौतम जी। विधायक जी, आप भी सीतामढ़ी के लाल है, माँ जगत जननी जानकी की जन्मभूमि है। अभी हाल में देखने को मिल रहा है, मैंने पिछले दिनों गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, पुनौड़ा मंदिर से थोड़ा सा आगे NH 104 जो कि सीतामढ़ी मुख्यालय से सीभर को जोड़ती है रास्ता,
उस पद पर लगभग घुटने भर पानी आज भी देखने को मिल रहा है। विगत 3 महीनों से यह समस्या बनी हुई है। और पिछले महीने ऐसा भी एक वाकया सामने आया था कि एक बच्चा टेम्पू से गिर के उसमें नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। और कल भी एक बच्चे उसमें गिर गए और उसका मोबाइल वगैरह भी खो गया और कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसके दब गए उस पानी में। जनता त्राहिमाम कर रही है, न तो स्थानीय विधायक की तरफ से कोई पहल हो रही है आपके द्वारा और न ही सांसद के द्वारा पहल हो रही है। लोग अपना रोना रो रहे हैं, जिला प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार के इस रवैये पे क्या कहेंगे आप, या आपके द्वारा कोई पहल की जा रही है? हमने तो पिछले सवाल के जवाब में ही सभी बातों को स्पष्ट किया। जो पुनौरा से लेके नहीं, मतलब पुनौरा से पीछे पमड़ा से लेकर पुनौरा होते हुए वही सड़क 104 का जो अलाइनमेंट है, वो सीतामढ़ी शहर के मुख्य जो मार्ग है होते हुए यहाँ तक आती है, बरियारपुर तक आती है। और हमने खुद जाके देखा है, गौशाला चौक के बगल में जाइएगा तो इतना बड़ा गड्ढा है उसमें। हम जब उस दिन गए थे रात को तो लोग हमको बता रहे थे उसमें लोगों ने झंडा रूह कांप जाती है उस सड़क से पार करने। बिल्कुल, लोगों ने वहाँ झंडा गाड़ दिया हुआ था, लाल कपड़ा गाड़ दिया था बांस में लगा के, जो इधर लोग न जाए। मतलब इतना गड्ढा हो गया है, इतना खतरनाक हो गया है और होती रहती है दुर्घटना। वहाँ से लेके पुनौरा में भी, पुनौरा चौक पर तो पिछले दिन हमने NH के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजकर पानी उनी भी कटवाने का काम किया, लेकिन वो लोग बिल्कुल रूप से हाथ खड़ा कर देता। हमने कहा ना पिछले अथी में, जो सरकार बिल्कुल फेल हो गई है, सरकार या तो उसको करना नहीं चाहती है, तो अब हम लोगों ने उपाय किया है, या तो सरकार नहीं करेगी उसको तो हम लोग उसको जन सहयोग से कराने का काम करेंगे। कितने दिनों में लोगों की मांग है? स्थानीय विधायक, मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, लोगों की मांग थी कि स्थानीय विधायक के द्वारा इस पर हम लोग को कब तक निजात मिलेगी? एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से हम लोग इस सब जहाँ जहाँ गड्ढा गुड्ढी है सबको कहीं से हो उसको ठीक कराने का काम करेंगे। ऐसा है विधायक जी कि आप सरकार में भी थे और इस बार अभी विपक्ष में भी हैं, तो जो सरकार नीतीश कुमार अलग हुई, महागठबंधन को जो धोखा दिया, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, एक पूर्ण बहुमत मिली थी महागठबंधन को, और इस बार आप महागठबंधन से अलग हैं, तो दोषी किसे मानेंगे? चूंकि जो जनता ने अपना बहुमत दिया था, तो बहुमत से आप लोगों का गठबंधन टूट गया, तो इसके लिए दोषी किसे मानेंगे? हम महागठबंधन से कहाँ अलग हैं? हम तो महागठबंधन हैं। कुछ लोग हैं जिनको सृजन का डर था, अपने जान बचाने का डर था, तो महागठबंधन छोड़ के दूसरे जगह। आखिर विधायक जी, रातों रात क्या ऐसी परिस्थिति आई थी जो रातों रात सरकार ने, नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल दिया? तो हमसे बेहतर वही बताएंगे जिन्होंने पाला बदला, मैं क्या बता सकता। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है या लोग जो जानते हैं, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सृजन में जेल जाने का डर सता रहा था। इसके चलते रातों रात पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी का जो कमल छाप साबुन है उसमें नहा के फ्रेश होने चले गए, बाकी कोई बात नहीं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को बिहारियों को भारी गाली सुनना पड़ा था, क्योंकि चुनावी मुद्दे में बिहारियों के DNA पे भी गाली मिली थी। फिर भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं होंगे, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? उस समय तो DNA की जांच के लिए गया था, रिपोर्ट नहीं आया था। बाद में जब रिपोर्ट आया, दोनों का रिपोर्ट मिल गया, तो चले गए जहां रिपोर्ट मिला उनके साथ चले गए। लोगों को क्या गाली देंगे, जनता को क्या गाली देंगे? जनता सब बात इस बार जवाब मिलेगा क्या चुनाव? और जनता सबका हिसाब लेना जानती है और निश्चित रूप से लेगी। विधायक जी, आज भी सीतामढ़ी जिले में 50 से 60 शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन रुका हुआ, परंतु आपने उन लोगों के लिए क्या किया? कैसे शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है आपके माध्यम से सुन रहे हैं, को नहीं पता है। हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार पूरे जिला के अनुकंपा शिक्षक 80-82 शायद उनकी संख्या है। 2-3 साल से उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने एक बार तो एक शिक्षक ने अपना गला काटने का काम किया, दूसरी बार एक शिक्षक हमको खबर मिली जो DO ऑफिस के सामने अपना बाँह काट लिया, यहाँ नस काट लिया। तो मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से गया DO से मिलके, और DO साहब ने हमको बताया
जो इन लोगों का 1 सप्ताह में भुगतान करूंगा, और बहुत सारे लोगों का भुगतान हुआ भी है उसमें, और बाकी किन लोगों का बाकी है, किस परिस्थिति में बाकी है, मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो लोग आके हमसे मिलेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो निश्चित रूप से हम उनका जो वेतन बकाया है उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे, दिलवाएंगे। आप तो गार्जियन हैं, इसकी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। आए दिन शिक्षक क्या कहते हैं कि कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी तो सर आपके पास होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो जानकारी आई, जिन लोगों ने हमको बताया, मैं व्यक्तिगत रूप से डीओ कार्यालय जाकर डीओ से मिलकर और उनकी समस्याओं के निदान कराने का काम किया। अब कोई समस्या मेरे पास आएगी ही नहीं, लोग हमको बताएंगे नहीं। वैसे तो शिक्षकों के साथ क्या कहना है, शिक्षकों के साथ तो ये सरकार हमेशा अन्याय करती रही है, लाठी चलाती रही है, पीटती रही है, खदेड़ खदेड़ के। शिक्षकों का जितना अपमान हुआ है और शिक्षकों की जितनी पिटाई आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में हुई है, तो इसका क्या कहना है। पैसा बाकी तब होबे करेगा, निश्चित रूप से पैसा बाकी होगा, नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे संज्ञान में वैसा कोई मामला नहीं आया है, व्यक्तिगत रूप से कोई लोग नहीं कहने आए हैं, और जिन लोगों ने हमको कहा है, हमने जाके उसके समाधान का उपाय करने का काम किया है। ऐसे शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अभी तत्काल हमने कहा ना, जो वैसे लोग जिनका पैसा बाकी है, उनका जो उन्होंने काम किया, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, तो वो आके हमको बतावे, हम निश्चित रूप से उनके समाधान का उपाय करने का काम करेंगे। जी बताओ। ऐसा विधायक जी, शिक्षकों की समस्या तो शिक्षा विभाग में देखा जा रहा है, लूट खसोट मचा हुआ है। पूरे बिहार में ये स्थिति, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। अभी हाल में गोयनका कॉलेज में प्रचार पद को आपने भी देखा था कि प्रचार पद को लेकर काफी सारी राजनीति हुई थी। शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, स्कूल में भवन बन चुका है लेकिन शिक्षक टाइमली स्कूल नहीं आ रहे, जिस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। आए दिन ये भी सुनने को मिल रहा है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन का सहयोग, आपसी समन्वय नहीं मिलने को मिल रहा है। अफसरशाही चरम सीमा पर पड़ी हुई है। घूसखोर भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं सारे पदाधिकारी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? सब बात आप ही कह दिए हैं, तो हमारा क्या कहना, आपने जो कहा है सब सही है। नहीं तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन का सहयोग, समन्वय नहीं है, इस पे आप क्या? मैं बता रहा हूँ, जनप्रतिनिधि और प्रशासन का समन्वय तो अलग बात है। सरकार ही पहले एक बहुत बड़ी साजिश है, और कैसे गांव के बच्चे को, गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जाए, इसके लिए सारी साजिश की जा रही है। पूरे राज्य स्तर पे, पूरे देश स्तर पे साजिश चल रही है जो गरीब के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर दो, उनको पढ़ने न दो। इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, बिहार इस दुनिया में पहला राज्य होगा जहां 3 वर्षों तक बच्चों को बिना पुस्तकों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ना पड़ा। उनको पुस्तकें नहीं मिली, बिना पुस्तक की पढ़ाई हो रही थी। भगवान जाने जो बच्चे कैसे पढ़ते हैं। आज अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नया शिगुफा है जो सब पंचायत में हाई स्कूल खोलेंगे। तो हाई स्कूल खोलेंगे तो वहाँ भवन पढ़ेगा कि गाछी वृक्ष पढ़ेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षक की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कहाँ पढ़ेंगे? किससे पढ़ेंगे? कौन पढ़ाएगा उसको? तो पहले शिक्षकों की व्यवस्था करिए। अब विद्यालय में शिक्षक है नहीं, अब बच्चों का एडमिशन हो रहा है। कॉलेज में प्रोफेसर है नहीं, बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो सब कागजे पर हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग देख रहे 4-5 दिन पहले, मैट्रिक में जो फेल थे उन सभी लोगों को पास कर दिया है। तो पास कर देने से क्या उनको मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने करोड़ों करोड़ 7 करोड़ नौजवान इस राज्य के बेरोजगारी झेल रहे हैं, उनके पास रोजगार का कोई उपाय नहीं है। तो आप उनको सर्टिफिकेट दे के ही क्या करिएगा? उनके रोजगार की व्यवस्था करिए, उनके लिए काम की व्यवस्था करिए, उनके रहने बाकी चीज़ों का इंतजाम करिए, स्वास्थ्य का इंतजाम करिए। महंगाई है उस पर लगाम लगाइए, भ्रष्टाचार है उसको कम करिए। तो इस काम न करिए कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिएगा तो उससे क्या मिल जाएगा? विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई करा दीजिएगा तो कौन जाके पढ़ाएगा? उसमें टीचर तो है नहीं। जब प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है, मध्य विद्यालय में टीचर नहीं है, और वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो 9वीं क्लास के बच्चों को कौन पढ़ाएंगे उसको? तो पहले शिक्षकों की व्यवस्था करिए। तो ये सब काम कागजे पर हो रहा है, लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। अफसरशाही पे क्या कहेंगे विधायक जी? जो 5 सालों में अफसरशाही चरम सीमा पे पड़ी हुई है, इस पे क्या कहेंगे? अफसर अपने आप से मनमाना ढंग से अपने चला रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अफसर को तो चलाने की छूट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार जो कहती है पदाधिकारी तो वही करते हैं ना।
तो जनप्रतिनिधियों की बात, जनता की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी जब सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो यहाँ जो बैठा हुआ पदाधिकारी तो उनका नुमाइंदा है, वो क्यों सुनेगा किसी की बात? उसको क्या मतलब? मुख्यमंत्री किसी, हम लोग तो विरोधी पार्टी के एमएलए हैं, सरकारी पार्टी के एमएलए जो सरकार में बैठे हुए हैं उनकी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं। मंत्रियों की बात आपने सुना होगा, पिछले बार कैबिनेट की बैठक में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ने कहा मुख्यमंत्री को, जो हमारे सचिव हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो जब मंत्री की बात सेक्रेटरी नहीं सुनते हैं, तो यहाँ किसकी बात कौन सुनेगा? तो अफसरशाही को तो बढ़ावा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है किसी की कोई बात न सुनो, जो हम कहते हैं ऐसे करो। तो क्यों सुनेगा पदाधिकारी किसी की बात? जो उसका मालिक बैठा हुआ, आका बैठा हुआ, वही कहता है नहीं सुनो। अच्छा विधायक जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार एनडीए की गठबंधन है भारत में चल रही है, जिसमें लोजपा भी बिहार के एक प्रमुख दल है गठबंधन में, बिहार में भी एनडीए की गठबंधन की अभी सरकार चल रही है, और जिस प्रकार से अभी लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के ऊपर लगातार पलटवार कर रहे हैं, यहाँ तक आरोप है कि नीतीश कुमार हमसे बात करना नहीं चाहते हैं और मिलने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि ललन सिंह ने कालिदास की भी उपाधि चिराग पासवान जी को दी है। लगातार चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के ऊपर पलटवार करें, क्या वो महागठबंधन में आने के लिए तो इस प्रकार की रणनीति नहीं अपना रहे? नीतीश कुमार जी पर चिराग पासवान जी पलटवार नहीं कर रहे हैं। सही बात किसी को कहना पलटवार थोड़े ही है, तो सही बात बता रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं जो क्या हकीकत है। नीतीश कुमार जी सुशासन का ढिढोरा पीटते हैं, तो चिराग पासवान जी आईना दिखा रहे हैं जो ऐसा ऐसा है। और नीतीश कुमार जी आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए तो जगह भी नहीं है जहां उनकी बात नहीं सुनी जाती हो, वैसे जगह पर क्यों रहेंगे? हम तो लोग तो कहना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, आप आइए महागठबंधन में, आपका स्वागत है। नहीं, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सरकार है अभी नीतीश कुमार जी की जो सरकार है बिहार में, वो सरकार जो है चिराग पासवान जी से एक तो बात करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सरकार ने ये भी कह दिया है, सरकार के लोगों ने, जदयू ने ये भी कह दिया है कि हमारा गठबंधन बिहार में लोजपा के साथ नहीं है, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो इस पे चिराग पासवान जी जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर जो कह रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही, कितने प्रतिशत सत्य है? अभी तक विवादी आदरणीय चिराग पासवान जी जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। जो इस राज्य की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कि कोविड जैसे महामारी में सरकार की क्या तैयारी है, बाढ़ जैसी आपदा में सरकार की क्या तैयारी है, तो सब तैयारी कागजों पे करने से, टेलीविजन पर दिखाने से थोड़ी होता है। जमीन पे तैयारी दिखनी ना चाहिए, जमीन पर उसका प्रतिफल दिखना ना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी को तो सब जगह हरिहरी समझ में आता है, लेकिन चिराग पासवान जी को तो वास्तविकता दिखती है, तो चिराग पासवान जी वास्तविकता से अवगत कराते आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी को जो वास्तविकता से अवगत कराएगा वो उनके प्रिय नहीं होंगे। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में राजद के चेहरा के रूप में अगर आपको टिकट मिलेगी तो लोगों के बीच, जनता के बीच आप जाएंगे, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमको पिछली बार जब 2015 में मैं उम्मीदवार बना था, तो मैं नया आदमी था, वैसे सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ था, पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ था। सब लोग हो सकता है हमको इस क्षेत्र के नहीं जानते रहे हो, तो लोगों ने वैसे ही हमको महागठबंधन के नाम पर, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम पे या मेरे नाम पे लोगों ने वोट करने का काम किया। आज मैं 5 साल तक उनका प्रतिनिधि रहा हूँ, और मैंने पिछली बार भी कहा था जब आप अपना वोट देंगे और चुनेंगे तो मैं नेता नहीं, बेटा बन के आपकी सेवा करने का काम करूँगा। और ये लोकतंत्र है, जनता इसमें मालिक है, लोगों ने हमारा 5 साल का कार्यकाल देखा है। ये फैसला मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, जनता पे छोड़ता हूँ, जो आपने हमारे 5 साल के कार्यकाल को देखा है। अगर लगता है आपको जो हमने जिसको अपना प्रतिनिधि बनाया, जिसको अपना हक अधिकार दिया, वो हमारे लिए खड़ा उतरा या नहीं, हमारे सुख दुख में शामिल रहा या नहीं, हमारे लिए विकास कार्यों को किया या नहीं, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया, ये सब तो करना, जज करना जनता का काम है, मालिक जनता है। वैसे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर फिर से मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसी तरह से जैसे आपकी सेवा करते आया हूँ, इस तरह से आपकी सेवा करता हूँ, आपके बीच रहूँगा।
विधायक जी, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है, असली में इसका नाम लूट योजना है। कोई योजना कहीं आप धरातल पे चले जाइए, कहीं कोई काम नहीं है, सब पैसा ऊपरे ऊपरे सब खर्चा कर दिया गया है, लूट लिया गया है, बंदर बांट कर दिया गया है। कोई काम धरातल पे कहीं नहीं हुआ है और ये लोक धन की सुनियोजित तरीके से सरकार के माध्यम से बर्बादी है और जमीन पर इसका कहीं कोई फायदा नहीं है। यहाँ के राज्य की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा था, टैक्स के रूप में जमा किया गया पैसा था, सबको लूट लिया गया। मुख्यालय से, सीतामढ़ी मुख्यालय से 1 से 1.5 किलोमीटर पे मेसौल पूर्वी गांव पड़ता है। आज भी उस गांव में 5-7 वार्ड ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पैसा सारा निकल चुका है। कभी वीडियो कभी ऑडियो वायरल होता है कि मुखिया अपना 20% मांग रहा है मेंबर से, कभी कोई पदाधिकारी मांग रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो उसकी हमको कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हमको जब सूचना होगी, हमको जब जानकारी होगी तो देखेंगे। तो विधायक जी, हम आपको जानकारी देते हैं कि मेसौल पूर्वी में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसका पानी अभी तक शुरू नहीं हुआ, जल नल योजना का काम नहीं पूरा हुआ है। इसमें आप कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरे लोगों को कहिए, आवेदन करें। जहाँ के लोगों का नल जल का काम, हमने तो कहा है कि नल जल की योजना ही बिल्कुल बेकार है। उसको शुरू भी नहीं होगा, जहाँ शुरू भी हुआ होगा कहीं पानी भी गिर रहा होगा तो लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। हर जगह वही हाल है। अब हो सकता है कहीं आप कह दीजिए शुरू नहीं हुआ है, कहीं शुरू नहीं हुआ। एक जगह बता दीजिए जहाँ शुरू हुआ है, लोगों को उसका पानी मिल रहा है। सब जगह की यही हालत है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो लोग आवेदन करें, निश्चित रूप से उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। आप भी अपने क्या कहते हैं कि एरिया में भी देखते होंगे जो जल नल योजना है का हर जगह कुछ न कुछ, कहीं पाइप कटा हुआ है, कहीं कुछ है और पानी की बर्बादी हो रही है। और विधायक जी, ये आप भी देखते होंगे, तो ये पानी की बर्बादी हो रही है बिहार में, तो इसके लिए आप लोग कुछ एक्टिव होंगे या कुछ करेंगे या नहीं? हमने पहले ने कहा आपको, यही बिल्कुल रूप से सुनियोजित तरीके से लोक धन की लूट है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सरकार के पक्ष के भी जितने एमएलए थे, विरोधी के जो हम लोग एमएलए थे, सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, ये योजना जो नल जल की जो योजना है बिल्कुल फ्लॉप योजना है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको क्या लगा, जो चल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें लूट है, सिर्फ बर्बादी है, उसके अलावा। विधायक जी, एक मेरा लास्ट सवाल है। मेसौल गांव के बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में आए थे और मुझसे भी मिले थे। वो जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में अब की बार बारिश में भी बहुत सारी पानी भर गई थी और गांव में बहुत विवाद हुआ पानी निकालने के लिए। लेकिन इससे पहले आपने वादा भी किया था कि मैंने इसका क्या कहते कि घेराबंदी करके नाली बना देंगे या कुछ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और मेसौल गाँव में जो कब्रिस्तान है, आज भी उसमें पानी भरता है और गाँव में बहुत सारी समस्या होती है। तो कुछ कहना चाहेंगे मेसौल वासियों को? देखिए, जैसे मेहसौल की जो सड़क है जो कब्रिस्तान तक जाती है, पिछली बार हमने उसका डीपीआर बनवाकर उस पर काम भी शुरू कराने का काम किया था। टेंडर भी हो गया था, लेकिन कुछ स्थानीय कारणों से काम नहीं हो पाया। दूसरी योजना से स्वीकृत हो गया था मनरेगा से, तो उस योजना से नहीं हो पाया। और पंचायतों में मिट्टी भराने का काम मनरेगा योजना के अंतर्गत होता है, जो पंचायत के अधीन है। और पंचायत से शायद उसमें पिछले साल या कब मिट्टी भी डलवाया गया था। तो जब एक बार मिट्टी डला जाता है तो 2-3 साल तक, किसी 3 साल तक फिर दोबारा उस पर दूसरी योजना से मिट्टी नहीं डलाया जा सकता है। और अगर होगा फिर तो इस बार तो पानी बहुत ज़्यादा हुआ है और पानी निकलने की समस्या, तो पानी तो सब जगह लगा है, सारे जगहों पे। उसमें उस कब्रिस्तान में भी पानी रहा है। फिर बाद में हमको भी जानकारी हुई कि कैसे कैसे वहाँ एक पुल बंद था, उसको फिर जेसीबी से खोल के तब वहाँ से पानी निकालने का काम किया गया है। तो हम लोग उसको देखेंगे। अगर वैसी समस्या लगातार रहती है, कुछ खास समय के लिए रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार अगर वैसी समस्या रहती है तो उसके निदान का कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा, उसको देखना। मेसौल कब्रिस्तान का पूरा एरिया 5 से 7 एकड़ होगा, लेकिन उसमें जो आपने कहा है कि पंचायत से जो गिरी थी मिट्टी, तो उसमें चंद यानी कि माने 50 से 60 टेलर गिरा होगा और बाद बाकी पूरा एरिया ऐसे ही रह गया। तो ये खाना पूर्ति किया गया था क्या? अब इसकी हमको जानकारी नहीं। हमको जो जानकारी हुई विभाग के द्वारा, जब उसमें मिट्टी भराई का काम किया गया है, तो मिट्टी भराई का काम किया गया है तत्काल। उस पर अब कोई काम 3 साल तक नहीं हो सकता। अब 50 टेलर गिरा था या 60 टेलर गिरा था, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो वहीं के लोग बेहतर बताएंगे, आप वहाँ के वासी हैं, आपको बेहतर मालूम होगा। हमको नहीं जानकारी है कि कितना मिट्टी उसमें गिरा था, लेकिन उसमें मिट्टी भराई का काम हुआ था मनरेगा योजना से। इस बात की हमको जानकारी।
तो आप अपने माध्यम से कुछ करना चाहेंगे उस कब्रिस्तान के लिए? नहीं, हमने पिछली बार भी उस कब्रिस्तान की तो घेराबंदी हुई है, उसके बगल में एक छोटा कब्रिस्तान है जहाँ मैं गया था फिजिकली रूप से भी उसको देखा। लेकिन अब तक नीतीश कुमार जी हर बात में पेच लगा देते हैं। उसकी योजना में भी पेच लगा हुआ है। जो यहाँ जिला में जो प्राथमिकता सूची बनी हुई है कब्रिस्तानों की, उस प्राथमिकता सूची में ही जो शामिल कब्रिस्तान होंगे उसी में आप करा सकते हैं काम, उसी की घेराबंदी करा सकते हैं। अगर हमको उस कब्रिस्तान, छोटे कब्रिस्तान की घेराबंदी करानी हो, वो प्राथमिकता सूची में 100वें नंबर पे है, अभी तक मान लिया 80 नंबर तक की ही घेराबंदी हुई है, तो हमको कराना होगा तो हम 81 नंबर का करा सकते हैं, 100वें नंबर का नहीं करा सकते। तो उसको टेक्निकल रूप से, जबकि हम लोगों ने विधानसभा में भी मांग किया था, लेकिन कम से कम माननीय सदस्यों को इस बात के लिए फ्री कर दिया जाए जो वो जो पैसा देते हैं अपने क्षेत्र विकास योजना का, तो वो जिस कब्रिस्तान की चाहे उसकी घेराबंदी करा सकते हैं। लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया। वो कहा जो प्राथमिकता सूची में जो क्रम के अनुसार से अंकित है उसी आधार पर उसकी घेराबंदी होगी या दूसरा काम होगा, आप उस क्रम को नहीं तोड़ सकते, इसलिए नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ऐसा विधायक जी, बिहार में कहा जाता है बिहार में बाहर है नीतीश कुमार की सरकार है, ठीक है, तो इसमें कितना हद तक बाहर है तो वो तो आपको भी जानकारी है। और ऐसा देखा जाता है कि चूंकि अपने सीतामढ़ी इलाका नेपाल से तटवर्ती इलाका है और यहाँ के लोग बाढ़ की काफी मार झेलते हैं, हर साल झेलते हैं। सरकार के द्वारा दस्तावेज पर 2 माह पूर्व तैयारी कर ली जाती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपदा की तो कोई तैयारी ही यहाँ नहीं होती है। सब ठीक कहा है आपने, जो कागजे पर तैयारी होती है। और बाढ़ की जो समस्या है खास करके सीतामढ़ी जिला में, तो आज तक राज्य में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार बैठी हुई है। और इसके अस्थायी निदान के लिए जब तक नेपाल से बात करके और डैम, अस्थायी निदान का उपाय डैम बना के या बांध बना के किसी तरह से नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल सीतामढ़ी को ये त्रासदी झेलनी पड़ेगी और यहाँ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। हम तो मांग करना चाहते हैं, जब भाई आपकी डबल इंजन की सरकार बैठी हुई है केंद्र और राज्य में, तो आप मिल के नेपाल से बात करके इस समस्या का स्थायी निदान कराने का उपाय करिए। अब बाकी आपदा से पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए, आपदा के समय या आपदा के बाद, तो ये कोई तैयारी इस सरकार की नहीं होती है। आपदा का रिलीफ कोड कहता है कि जिनके घर में पानी चला गया उनको 24 घंटे के अंदर सरकार के द्वारा उनके राशन का, उनके कपड़े का, उनके जलावन का, जो 6,000 रुपया पहले तो सामान मिलता था, अब 6,000 रुपया मिलता है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज बाढ़ आए, 1 महीना से ज़्यादा हो गए, आया चला गया, सब कुछ लोगों का बर्बाद हो गया, लोगों का घर बर्बाद हो गया, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन एक भी आदमी को अभी तक 1 रुपये का कोई सुविधा सरकार के तरफ से नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि जो लोग घर छोड़ के बाहर में बढ़िया शरण लिए हुए थे ऊंची जगहों पे, रेलवे लाइन पे या कहीं, वैसे लोगों को पॉलीथीन सीट तक उपलब्ध नहीं कराया गया। इस बार तो आसमान से भी आफत टपकी है और गांव-गांव में, ऐसा नहीं है जो नदी का पानी ही घरों में घुसा है, बारिश का पानी 1-1 सप्ताह तक लगातार बारिश हुई है और कच्चे और फूस के जो मकान है गांव में, सैकड़ों हजारों की संख्या में घर गिरे हैं और लोगों के घर में चूल्हे में पानी गया है। कितने लोगों का तो जब लगातार बारिश हो रही थी तो खाना नहीं बंद हो गया था, खाना नहीं बन पाता था, उनके चूल्हे में पानी घुस गया था, खाना कैसे बनेगा। लेकिन सरकार किन्हीं लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। मुख्यमंत्री जी कहते रहते, सरकार कहती रहती है, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं। ऐसा है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी की मुख्यमंत्री दावा करते हैं और बिहार में शराब, आज कोई भी ऐसा, आप जिले स्तर की बात छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में शराब न मिलता हो। सरकार के अधिकारी अपनी तरफ से पाला झाड़ लेते हैं। यहाँ तक कि डीजीपी का भी बयान आता है कि जो भी थानेदार थाने में दारू पे शराब बेचते पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आखिर जब बिहार में शराब आती है, गाड़ी जैसे ही प्रवेश करती है, तो आखिर कैसे प्रवेश कर जाती है? क्योंकि कई सारे टोल को पार करके आना पड़ता होगा, कई सारे पुलिस चौकी को पार करके आना पड़ता होगा। तो जैसे ही बिहार में शराब आती है, तो फिर जब शराब बिहार में बिक्री हो ही रही है, तो सरकार का ये जो पूर्ण शराबबंदी का दावा है, वो इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा रैकेट है।
सरकार के भी उच्च पदस्थ लोग इससे मिले, इसमें रैकेट में शामिल हैं। सरकार के उच्च पदाधिकारी इसमें शामिल है और लोकल स्तर पर तो है। आपने ठीक कहा है, ये शराब कोई मान लिया पैकेट में ले आएगा, 2 बोतल 4 बोतल ले आएगा तो कहीं किसी रास्ते से किसी खेत होके चला आएगा, कहीं से चला आएगा। लेकिन ट्रकों में भर भर कर जो शराबें आ रही है तो किसी न किसी रास्ते से आ रही है, सड़कें रोड से आ रही है, और रोड पे सरकार का कस्टम बैठा हुआ है, सरकार का एक्साइज बैठा हुआ है, इनके पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं, सब जगह लोग बैठे हुए हैं, और उनके मिली भगत से कि जितना शराब का काम हो रहा है उच्च रसूखदार लोगों का इसमें हाथ है, और सब लोग मिलके जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वैसे सारे लोग मिलके इस रैकेट को चला रहे हैं, इस धंधा को कर रहे हैं। सरकार की मंशा कहाँ है इसको रोकने की? आज तो आपने टोले मोहल्ले में कहा है, तो लोग कह रहा है जो बेड डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी नहीं, होम डिलीवरी नहीं, वो पुरानी बात हो गई। बेड डिलीवरी हो रहा है, लोग घर में सोया हुआ है, वही मांगता वहीं पहुंच जाता है, घर में बिछावन पे शराब पहुंच रहा है। सरकार फिर आखिर इस प्रकार की ड्रामेबाजी क्यों करती है, जनता को क्यों बेवकूफ बना रही है ये पूर्ण शराबबंदी की बात करके? जब इस तरह की बात जैसे सब शराब चालू था, हम लोग भी शराबबंदी के पक्ष में थे। हम लोग अच्छी बात है, शराब बंद होना चाहिए, हम लोगों ने भी शपथ खाई है, हम लोग भी बंद कराने में महागठबंधन की सरकार का फैसला था। लेकिन हम लोगों को क्या पता है, शराबबंदी करके शराबबंदी के आड़ में इस तरह का प्रपंच रचा जाएगा, इस तरह की योजना बना के इस राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया जाएगा, और जनता के पैसा को जो सरकार के टैक्स के रूप में जाता था, गरीब उन लोगों का सरकार का काम होता था, जनता का काम होता था, उस पैसे को मिल के आपस में बांटा जाएगा, बंदर बांट किया जाएगा। हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, इस बात का पता तो अब चला है ये साजिश के तहत ये किया गया है, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सब लोग मिले हुए हैं। जिस राज्य में जिला बिकता हो, थाना बिकता हो, और मंडल बिकता हो, ब्लॉक बिकता हो, उसमें आप क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्या किसी न्याय के साथ विकास किया शराबबंदी की उम्मीद कर सकते हैं? सारे लोग मिले हुए हैं और सब लोग मिलकर इस धंधा में शामिल। बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, आए दिन देखने को मिल रहा है। अपने जिला में भी लगातार अपराध का ग्राफ एकदम बढ़ा हुआ है। आए दिन गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े अपराधी दुकान लूट लेते हैं, सीएसपी लूट लेते हैं, गोली मार देते हैं। बच्चियों के साथ महिला सशक्तिकरण की नीतीश कुमार जी बात करते हैं। छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, गैंगरेप की वारदात हो जाती है, थाने में एफआईआर नहीं लिया जाता है, एफआईआर के नाम पर मोटी रकम की मांग की जाती है। तो इस प्रकार जो अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, जो घुसखोरी बढ़ी हुई है सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है, तो इस पे क्या कहेंगे? अभी तो अब नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन बिहार में जो अपराध की स्थिति है, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता होगा जिस दिन दर्जनों लोगों की हत्या इस राज्य में गोली मारने से नहीं होती है। सैकड़ों हजारों की संख्या में सीएसपी नहीं लूटे जाते हैं प्रतिदिन, बैंक नहीं लूटे जाते हैं, चलते लोगों को नहीं लूटा जाता है। मतलब अपराध का लगता है अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है, और बहुत सारे मामलों में तो सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, उनका संरक्षण करने का काम करती है। अब बिहार में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, किसी मामले का कोई उद्भेदन हो रहा है? पुलिस मतलब पूरी तरह से निष्क्रिय है। अभी कुछ दिन पहले आपने उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा, सुशील मोदी जी का, जो उन्होंने कहा था कि हम आग्रह करते हैं यहाँ के अपराधियों से, जब पितृपक्ष का महीना चल रहा है, जो आप लोग कम से कम 1 महीना कोई अपराध न करिए। तो सब तो आप ही के शागिर्द हैं, आप ही के लोग हैं, तो आग्रह क्या? इसीलिए वो आग्रह कर रहे थे, जो आप ऐसा जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे बोले तो वो राज्य कैसे चलेगा? उस राज्य की जनता कैसे जिएगी? वहाँ के लोग कैसे जिएंगे? विधायक जी, आपने उप मुख्यमंत्री की बात कही है, तो एक बात मुझे याद आई है। उप मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में सोशल मीडिया के जरिए एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा था कि अगर विपक्ष में अगर हिम्मत है तो इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में सड़क, जल और बिजली पे सरकार को घेरे। इस पे आप क्या कहेंगे? कितने हद तक सभी पूरे बिहार में सड़क, जल और बिजली का काम हो पाया? बिजली की जो योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
काम कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, हो रहा था, उसी काम को आगे बढ़ाया गया है। और आप देखिएगा तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। बिजली के मामले में भी मैं आपको बता दूं, बिजली के मामले में भी बिजली का जो पोल लगाना है, उसका जो मानक है, उसका जो तार लगाना है, कहीं उसका पालन नहीं हुआ है। उसमें जिस तरह के मटेरियल लगाने हैं उसका कहीं पालन नहीं हुआ है। बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। रोड के निर्माण की भी वही स्थिति है, आगे से बन रहा है, आपने देखा है अभी तक 600 करोड़ का पुल बना है, रोड बना है, उद्घाटन होने से पहले बह जा रहा है, टूट जाती है रोड, उद्घाटन से पहले बह जा रहा है, कोई उद्घाटन के बाद बह जा रहा है। तो यही इस राज्य में बिजली या सड़क की स्थिति है, पानी की स्थिति है। इस कहने की जरूरत है, राज्य की जनता सब देख रही है, जान रही है। इस बार आपकी पार्टी के काफी विधायक और एमएलसी जदयू में जा रहे हैं। इसका एक ख्याल तो ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, या दूसरा ख्यालात ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं राजद अपना जो राजद का स्टैंड था, उस स्टैंड पे राजद कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इस पे क्या कहेंगे? राजद अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारा जो सिद्धांत है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की हमारी जो पार्टी की नीति है, हम लोग उस पे कायम है, उससे कभी कोई समझौता नहीं कर सकते। और हमारे जो लोग गए हैं, तो भाई ये तो लोकतंत्र है, जाने आने की सबको छूट है। जिनको जहां अपना भला लगता है, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उनकी बातों से कोई मतलब नहीं है, उनकी जरूरतों से कोई मतलब नहीं है, उनको जहां अपना लगा है गए। विधायक जी, एक लास्ट सवाल है मेरा। बिहार में 15 साल आरजेडी की भी सरकार रही, 15 साल कांग्रेस नीतीश कुमार जी की भी सरकार रही, जदयू की भी सरकार रही, और जनता 15 साल राजद को भी दिया, 15 साल जदयू को भी शासन करने के लिए बिहार में दिया। अब बिहार में एक थर्ड फ्रंट की सरकार की बात चल रही है, थर्ड फ्रंट की लोग मांग कर रहे हैं। और क्या इस बार फिर विधानसभा चुनाव में नीतीश और जदयू और राजद पर फिर अपना भरोसा जताएगी, या तीसरे फ्रंट की जो मांग चल रही है बिहार में, कवायद जो है, वो तीसरे फ्रंट को बिहार में एक बार जनता फिर मौका देगी? इस बार बिहार में कोई फ्रंट उरंट नहीं होगा। इस बार बिहार में एक फ्रंट होगा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील वर्ग के लोगों का। वो फ्रंट होगा लालू यादव का फ्रंट, तेजस्वी यादव का फ्रंट, इस राज्य के गरीब लोगों का फ्रंट। दूसरा कोई फ्रंट नहीं होगा इस राज्य। तो ये थे हमारे साथ सीतामढ़ी के नगर विधायक सुनील कुमार कुशवाहा जी। आप सभी दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार विधायक जी ने 5 सालों का जो विकास है, सरकार का जो दावा है, उस पर विधायक जी ने क्या कुछ अपना वक्तव्य दिया है। और आप सभी जनता को इसी तरह से हम सीतामढ़ी के 8 विधानसभा की तस्वीर दिखाएंगे और 8 विधानसभा से आपको रूबरू करवाएंगे किस प्रकार से नीतीश कुमार जी का जो दावा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वो नल जल योजना हो, सात निश्चय योजना हो, सभी योजनाओं पे हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बिहार में सरकार का जो काम है वो कितने हद तक हुआ है, और सरकार क्या कुछ दस्तावेज पे दावा कर रही है या धरातल पे कुछ देखने को मिल रहा है। तो विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस चैनल में आए और आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आज विधायक जी को सुने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।